कॉपी भर के आ जाओ, पास हो जाओगे। उनकी बातों को ध्यान से सुना करो आप। वो क्या बोल रहे हैं कि कॉपी भरोगे तो पास हो जाओगे। यानी पहले के जो पेपर आए हुए हैं, जो पिछले सालों के पेपर हैं, उनको आप कैसे देखें इस वीडियो में आप जान सकते हो। इस प्रकार आप वीडियो आपके सामने है, इस प्रकार आप गूगल से आप पेपर खोज सकते हो। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। कॉलेज में उत्तर पुस्तिका कैसे लिखें। जब एग्ज़ाम होती है, जो उत्तर पुस्तिका आपको दी जाती है वो कैसे लिखें। आप में से ही किसी का कमेंट आया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जो आपको कंटेंट दूंगा वो सारा का सारा मैंने जो कॉलेज लेवल के जो टीचर हैं उनसे मैंने डिस्कस किया, और जो 12वीं लेवल के जो टीचर हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं उनसे भी मैंने काफ़ी सारा डिस्कस किया, और उन्होंने जो बताया वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस वीडियो को स्किप करना चाहते हो तब भी कर दो, बीच में मत करना, क्योंकि इसमें जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, जब तक ये चीज़ें मैं जो बताने वाला हूँ वो चीज़ें यदि आपको नहीं आती हैं तो आपके निश्चित ही आपके अंक कम हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, उन पॉइंटों के माध्यम से अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने निकाला वो ये है कि प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण है, इसमें आपके 2-3 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे जो आपकी हरदम समस्या बने रहते हैं। ठीक है। प्रस्तुतिकरण यानी जब आप उत्तर पुस्तिका लिखोगे तो लिखना जब स्टार्ट करोगे, आपके हाथ में जब पेपर आएगा, उस पेपर में जब आप उत्तर पुस्तिका लिखना प्रारंभ करोगे तो क्या रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि आप 12वीं क्लास जो बीए पार्ट जो फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है, क्योंकि 12वीं का जो लेवल है और अब जो लेवल है वो बहुत ही डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण, इसमें अपन किस किस चीज़ की बात करेंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ आती है इसमें। सबसे पहले तो है ना, आपकी प्रस्तुतिकरण तब अच्छा होगा जब आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। ठीक है। अब आप में से किसी की हैंड राइटिंग बेकार होगी तो आप घबराओ मत, क्योंकि किसी भी चीज़ का समाधान है। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि जब आँख खुली तभी सवेरा। यानी जब आपको किसी गलती का एहसास हो जाता है और आप उस चीज़ पर वर्क करना चाहते हो, या आपके अंदर से ऐसा आता है कि हाँ मुझे इस गलती को सुधारना चाहिए, उसी टाइम से आप उस गलती को सुधारने के लिए शुरू हो जाते हो और आप निश्चित ही वहाँ पर सफल होते हो। हैंड राइटिंग कितना प्रभाव डालती है आप सोच भी नहीं सकते फ्रेंड्स। हैंड राइटिंग, मान लीजिए आपने उत्तर पुस्तिका लिखी और आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल बेकार है, यानी आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल बेकार है। ठीक है। आपने हैंड राइटिंग जल्दी में बेकार भी कर दी, तो वो जो सामने वाला होता है वो शुरू से अंत तक आपकी कॉपी नहीं देखेगा, पूरा पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसके पास में कुल लगभग 500 कॉपी आती हैं। अब 500 कॉपियों में क्या आपकी कॉपी को पढ़ेगा, और एक आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ और आप टीचर हो, मैंने उत्तर पुस्तिका लिखी और उसमें मेरी हैंड राइटिंग बेकार है। आपके पास में वो उत्तर पुस्तिका जाएगी, आप जांच करोगे तो शुरू में ही आपको उस जो आपका माइंड ख़राब हो जाएगा कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इस पर काम, या इतनी देर तक मैं इसकी कॉपी देखूंगा, वह उतनी टाइम में तो मैं 3-4 कॉपियों को जांच कर दूंगा। तो सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर हैंड राइटिंग गंदी लिखता तो क्या आप पढ़ पाते मेरे से। मैं कॉलेज जो नोट्स PDF में पढ़ाता हूँ आपको, बोर्ड पर भी मैंने काफ़ी पढ़ाया है, तो क्या आप पढ़ पाते।
नहीं भाई, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हैंड राइटिंग जो है ना, आप उस टाइम आप उनके सामने नहीं रहोगे, आपकी उत्तर पुस्तिका आपके सामने उसके सामने रहेगी, जो एग्जामिनर जो कॉपी जांच करने वाला है। तो आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल ही अच्छी होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि आपकी हैंड राइटिंग खराब है, क्योंकि सभी लोगों की खराब नहीं, सभी लोगों की सही हैंड राइटिंग होगी, ये हो नहीं सकता। लेकिन वो आपकी गलती नहीं है। प्रारंभ में जब आप छोटी छोटी कक्षाओं में थे, उस टाइम आपके हैंड राइटिंग को सुधारा नहीं गया होगा। कोई भाई ऐसे भी होते हैं जो मेरी तरह सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए होंगे, तो वहाँ पर तो पहले का टाइम में तो बहुत ध्यान ही नहीं दिया जाता था, अब तो ध्यान दिया जाता है। तो हैंड राइटिंग को सुधारने के लिए आपको एक लंबा प्रयास करना पड़ेगा, यानी 2 माह है तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। चाहे आप 30-30 मिनट या आप 1 घंटा भी दे सकते हो उसको, क्योंकि मेन आधार यही है, ठीक है। तो रोज़ाना हैंड राइटिंग आप कैसे सुधारें, इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में लिख देना। लेकिन मैं, यदि आप कमेंट में नहीं लिखोगे तो मैं ये सोचूंगा कि आपकी हैंड राइटिंग सही है। तो कैसे सुधारें हैंड राइटिंग को मैं बता दूंगा, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग आप देख रहे होंगे, ज़्यादा गंदी भी नहीं आ रही, ठीक है। अब इसमें है ना, जो दूसरा पॉइंट ये है प्रस्तुतिकरण में कि चार्ट, अपन जो चीज़ें समझाते हैं ये सारी चीज़ें मिलकर आपको एक अच्छे नंबर दिलाएंगे। मान लीजिए आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल सही है और आप कुछ लिख कर ही नहीं आते हो, तो फिर हैंड राइटिंग किस काम की, ठीक है, प्रभाव छोड़ती है। अब चार्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन दिया, आप कर रहे हो वहाँ पर। अब बड़े क्वेश्चन में है ना, जो आप चार्ट के माध्यम से समझाओगे तो उनको निश्चित ही समझ में आएगा। जैसे आप जनसंख्या के बारे में पूछा गया, जनसंख्या वितरण के बारे में पूछा गया आपके पास में, यानी आपको किसी, जो एग्जामिनर होता है वो जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है आपसे, जनसंख्या का वितरण पूछ लिया, तो जनसंख्या का वितरण आप एक तो जैसे पैराग्राफ अपन लिखते हैं वैसे लिख दिया, और एक आप उसका डायग्राम बनाकर समझाते हो कि भाई उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार इतनी जनगणना रही, इतना घनत्व रहा, इतना जनसंख्या वृद्धि रही, बिहार में इतनी रही, राजस्थान में इतनी रही। पहले आप ऐसे पहले थ्योरी लिखोगे, उसके बाद में इस प्रकार यदि आप समझाते हो तो वो ये आपकी जो कॉपी है ना वो शानदार लगेगी। तो चार्ट के माध्यम से आप समझाते हो चीज़ों को तो निश्चित ही क्लियर होगा आपको, ठीक है। इसके बाद में मानचित्र, यदि आपको मानचित्र नहीं बनाना आता है तो आप बनाना सीख सकते हो, ठीक है, जब उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप बनाने स्टार्ट करोगे सीख जाओगे। मानचित्र कैसे इफेक्ट डालता है, जैसे मान लीजिए कि 5 राज्य हुए, उसमें जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा रही, तो आप जनसंख्या वृद्धि दर को समझा रहे हो तो 5 राज्यों को पहले तो आप क्रम से नाम लिख दो। उस चीज़ को आप मैप बनाकर समझाते हो तो आपके नंबर नहीं सही आएंगे, बढ़िया नंबर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपको तो मैप भी बनाना आता है। तो इस प्रकार आप, जल्दीबाजी में बना रहा हूँ, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना, ठीक है। ऐसे आप मैप बनाना सीख सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये इस प्रकार आप मैप बना सकते हो और आप जो जहाँ पर जो राज्य हैं उनको आप समझा सकते हो, तो कितना इफेक्ट डालता है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज़ और आती है पेन। पेन जो होता है उसमें आप ब्लैक पेन यूज ले सकते हो और एक ब्लू पेन यानी नीला, काला और नीला, यानी 2 प्रकार के पेन आप यूज ले सकते हो। जो काला होता है उससे आप है ना, जो है बड़ा क्वेश्चन होता है उसके जो पॉइंट लिखने में बिल्कुल अच्छा होता है, और ब्लू पेन से आप वैसे लिखोगे, ठीक है। तो इन और पेन आप एग्ज़ाम जब देने जाओ उससे पहले आप डिसाइड कर लो कि मेरी जो हाथ है उसमें सही जच रहा है या नहीं जच रहा।
जो उंगली होती है और जो पेन होता है उसकी पकड़ कैसी है वो मायने रखती है। यदि मोटा पेन है यहाँ से और आपकी हाथ से ही नहीं जच रहा है वो, तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो सही नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में महत्वपूर्ण टॉपिक ये क्लियर हो जाता है, प्रस्तुतिकरण। इसके बाद में फ्रेंड्स अपन दूसरा इसी में टॉपिक ले लेते हैं, कॉपी भरने से अंक आते हैं या नहीं, आते हैं या नहीं। बड़ा अटपटा सा आपको पॉइंट लग रहा होगा, ये बात सही है या गलत है। ठीक है, आप कॉलेज में जब जाओगे फर्स्ट ईयर में, आप चले गए होंगे, उस टाइम आप जिससे भी पूछोगे तो वो क्या बोलता है कि कॉपी भर के आ जाओ, पास हो जाओगे। उनकी बातों को ध्यान से सुना करो आप। वो क्या बोल रहे हैं कि कॉपी भरोगे तो पास हो जाओगे, यानी इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि जो पास होना चाहता है वो कॉपी भर दो। उसका कहने का मतलब ये है। अब इसमें भी दो बातें हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जब पेपर देखोगे उस टाइम आपको उसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो फिर क्या करें, पास तो होना है। उस टाइम आप कॉपी को भर सकते हो, उस टाइम कॉपी को दबा कर भरो, क्योंकि आपको पास होना है। लेकिन यदि आपने मेहनत की है तो आप भाई साहब कॉपी भरने पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। बात बता रहा हूँ सही, कॉपी भरने पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। इस बात को गांठ बांध लो। यदि आपको पेपर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप कॉपी भर सकते हो। यदि आपको पेपर पूरा आ रहा है, यानी लगभग आप 80% पेपर आ रहा है, तो आप उस पेपर में जो शब्द सीमा दे रखी है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी वो 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना होता है। बड़े जो क्वेश्चन होते हैं 20-20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उनमें 300 लगभग 300 शब्दों में आपको लिखाया जाता है। तो उसी के अनुसार आप उत्तर दें और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। यदि आप कॉपी भरोगे तो आपकी हैंड राइटिंग 100% गंदी होगी, चाहे आपकी हैंड राइटिंग कितनी भी अच्छी आती हो, क्योंकि आप 27-28 पेज भर कर आते हैं लोग, तो उनकी हैंड राइटिंग गंदी होगी, क्योंकि वो ईश्वर का रूप तो है नहीं कि उसकी हाथ इतनी तेज गति से चलेगा, उसकी भी कोई सीमा होती है। तो इनमें से मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दी है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना। ठीक है, तीसरी चीज़, 3 तरह के कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है पास हो जाऊं, ठीक है, दूसरा हो जाता है मैं अंक अच्छे लाना चाहता हूं कॉलेज में, ठीक है, और एक होता है कि मैं कॉलेज का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। ठीक है, यानी 3 तरह के स्टूडेंट हो गए। जो पास होना चाहता है वो 2 महीने सही से अध्ययन कर लो, पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन जो अंक लाना चाहता है वो शुरू से अंत तक जब अच्छा पढ़ता है वो ही अंक ला पाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ज्ञान। अब जिसको ज्ञान होगा वो तो अच्छे अंक लाएगा। इसमें मैंने क्या और अच्छा बोला है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, ज्ञान का मतलब ये होता है कि कॉलेज की जो बुक हैं उनसे पढ़ो। अंक आप वैसे भी ला सकते हो, जैसे आप पिछले जो 5 वर्ष के जो पेपर हैं उन्हीं में से रिपीट होते रहते हैं फ्रेंड्स। आप
5 साल के जो पेपर देखोगे उनमें आप निश्चित ही पाओगे कि जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। जब आपका पेपर हो रहा हो उससे पहले नॉन वालों का पेपर हो जाता है, तो जो वो पेपर आए उसको भी सॉल्व करके जाना, क्योंकि वो पेपर होता है उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और आप जो पहले के जो पेपर आए हुए हैं, जो पिछले सालों के पेपर हैं, उनको आप कैसे देखें इस वीडियो में आप जान सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है, ठीक है। गूगल पे आपको वेबसाइट डालनी है UOR ऑनलाइन, ठीक है। ये वेबसाइट डालोगे तो ऊपर देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी का आ गया, इस पर क्लिक करना आपको, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आप देखोगे कि फर्स्ट में ही एक वेबसाइट आ रही है UOR क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद में फ्रेंड्स अपन को तो BA के देखने हैं, जैसे B.Ed के भी आप देख सकते हो, BCom किसी भी क्लास से संबंधित हो तो वो देख सकते हो। अपन को तो BA का देखना है, ठीक है। अब आप जिस भी पार्ट से संबंधित हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, उसका आप देख सकते हो। तो फर्स्ट का अपन देखेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे पेपर खुलकर आ गए। देखो BA पार्ट फर्स्ट इंग्लिश या जनरल इंग्लिश 2022 का, पिछले साल का लगा था, ये 2022 का जनरल हिंदी का है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे 2020 का देखो हिंदी का, अदर भी हैं, जैसे हिस्ट्री का आ गया, देखो एक 2019 का पेपर है, इकोनॉमिक्स का आ गया, और ज्योग्राफी का आ गया 2019 का। 2018 का भी आएंगे इसमें पेपर। देखो आगे बढ़ता हूँ, यहाँ 2019 के चल रहे हैं अभी, तो अभी इसमें देखो पॉलिटिकल साइंस का पेपर आ गया है। तो इसमें है ना जो 2015 के आसपास, 2018 के आ गए, देखो ये ऐसे आप देख सकते हो। अब आपको कोई सा भी आपको डाउनलोड करना है, जैसे आपको शुरू का ही डाउनलोड करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये आपको डाउनलोड करना है, फर्स्ट वाला है 2022 का, तो इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपको नीचे जाना है, ठीक है। नीचे नहीं, हाँ ये है ना, इस पर क्लिक करना है, रेड कलर, डाउनलोड BA पार्ट फर्स्ट, ठीक है। इस पर जो ही आप क्लिक करोगे तो ये खुलकर आ जाएगा, यानी ये डाउनलोड हो चुका है। पेपर आप देख रहे हो 2022 का पेपर है, ये डाउनलोड हो चुका है आपके अंदर, जो भी है ना फाइल में, वहाँ पर जा चुका है। अब मैं फाइल में जाकर देखता हूँ इसको डायरेक्ट कि फाइल में आया है या नहीं आया है। ये देखो फाइल में आ गया है, ये फाइल में आ गया, देखो। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि इन सबको भी आप फॉलो कर लेते हो तो आपके निश्चित ही अंक अच्छे आएंगे। फ्रेंड्स, इस बात का भी ध्यान रखना कि जो तीनों सालों का जो एवरेज होता है आपका, वो वेरी इंपॉर्टेंट रखता है। तीनों सालों का एवरेज आपका अच्छा रहेगा तो आप B.Ed भी कर पाओगे। B.Ed में 45% आपके होने ही चाहिए, यानी आपकी जो ग्रेजुएशन की जो एवरेज है वो 45% से ऊपर होना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, अभी की बात है, उसके 45% से नीचे थे ग्रेजुएशन का जो एवरेज था। वो बंदा B.Ed अप्लाई नहीं कर सका, यानी B.Ed के लिए अप्लाई किया तो उसका रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसी गलती आप मत करना, आपका एवरेज 45% से ऊपर होना चाहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।